वेरी 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 गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आवाज आपको ठीक आ रही है? वॉइस क्लियर? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार बता दीजिए, आप वॉइस क्लियर है? यस सर। साफरीना ने बोल दिया, बिल्कुल सही। आज क्या करेंगे, देखो वैसे तो रेजिडेंशियल स्टेटस के हम काफी क्वेश्चंस बुक के और 10 ईयर के भी हम कर चुके हैं। आज आपका मेरे सामने क्वेश्चन पेपर है जो अभी लास्ट ईयर हुआ था, क्योंकि अब हम अपन इस बार ऐसा करा करेंगे ना कि जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी कवर कर लिया करेंगे। उससे क्या फायदा मिलेगा, उससे बेनिफिट हमें ये मिलने वाला है कि दैट इज हमें सारी चीजों का जितने भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो पहले ही पता चल जाएगा, पेपर कैसा आया नहीं आया। ठीक है ना? तो मैं रिकॉर्डिंग देख लेता हूं, मैंने ऑन किया कि नहीं किया। कर दिया, चलिए। एक दो दिन से रिकॉर्डिंग में दिक्कत भी आ रही है, हम इसको साइड कर देते हैं। आइए जी। हाँ, ठीक है। तो मेरे हाथ में जो जो भी मैं करूंगा आज रेजिडेंशियल स्टेटस का, मैं पेपर भी बताता जाऊंगा और लिखता भी जाऊंगा। जब आप 10 ईयर खरीदेंगे तो तब तो आपको मिल ही जाएगा। ये मेरे पास पेपर है 23 तारीख को, बीकॉम ऑनर्स एसओएल का, पिछले लास्ट ईयर का। ये जो क्वेश्चन आया था दैट इज आया था, ये क्वेश्चन हमारा आया था बीकॉम ऑनर्स, ऑनर्स एसओएल के अंदर क्वेश्चन आया था। ठीक है ना? बीकॉम ऑनर्स एसओएल के अंदर आया था। आप देख सकते हैं पहला ही क्वेश्चन रेजिडेंशियल स्टेटस का, और इस बार भी आपका यही आएगा, ध्यान रखिएगा, मतलब पैटर्न यही रहने वाला है। तो आइए पढ़ते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है मिस्टर हिमांशु जो है उसकी उम्र 51 साल है, सिटीजन ऑफ कनाडा, कनाडा का रहने वाला है, बट प्रेजेंट बॉर्न इन लाहौर 1945। लेकिन इसके पेरेंट्स जो है 1945 लाहौर में पैदा होते हैं, लाहौर में बॉर्न होते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया इंडियन ओरिजिन। ये क्या हो गया हमारा? इंडियन ओरिजिन। सबमिटेड इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर, और इसने कुछ इनकम भी बता दिया, ये कुछ इस तरीके से इनकम। डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस, ठीक है, एंड टैक्सेबल इनकम ऑफ द असेसमेंट ईयर 2025-26 ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड इंडिया। जो भी हमें दे रखा है इंफॉर्मेशन, ईयर दे रखा है कि भैया 24-25 में इतने दिन रुका, और 23-24 में इतने दिन, 22-23 में, और सभी दिन कितने कितने रुका, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसका निकालना होगा रेजिडेंशियल स्टेटस। अब रेजिडेंशियल स्टेटस में हम क्या पता करेंगे कि भैया इसका आर ओ आर एन ओ आर क्या है। ये हम सबसे पहले 2000 किसका निकालेंगे, 24, और 2025 कितने दिन के लिए आया ये, 200 डेज। इंडियन ओरिजिन है तो इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन लगेगा, वो भी कौन सा, 182 डेज वाला। तो 200 हो गया, तो चलो ये आर तो बन गया। अब आर ओ आर है या नहीं ये चेक करना होगा। इसके बाद यहाँ पे 190 दिन, तो यहाँ पे भी ये आर बन गया। अगर देखा जाए इससे पिछले साल में 23 और 24 में 190 दिन, तो 100 फिर से ये आर बन गया, यहाँ पे भी एक बार रेजिडेंट हो गया क्योंकि 182 डेज। और यहाँ 2022 और 23 में ये सिर्फ और सिर्फ रहता है 180 डेज, तो ये आर यहाँ पे नहीं बना। ठीक है ना? इसके बाद 2021 और 22 में ये रहता है 170 डेज, यहाँ पे भी आर नहीं बन पाया। इसके बाद 2020 और 2021 में 160 डेज, यहां भी नहीं बन पाया भाई। इसके बाद 2019 और 2020 में कितने दिन, 150 डेज, तो यहां पे भी नहीं बन पाया। और 2018 और 2019 में 140 डेज, तो यहां भी नहीं बन पाया। इसने एक बेसिक कंडीशन तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन एडिशनल फर्स्ट कंप्लीट करने में फेल हो गया। तो जब अगर एडिशनल कंडीशन एक भी कंप्लीट करने में फेल हो जाता है तो आपको क्या करना है, सेकंड चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको एनओआर ही होना है। तो इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या बन गया,
मिस्टर हिमांशु का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है दैट इज NOR। तो हमें जो टैक्सेबल लाइबिलिटी निकालना है वो अकॉर्डिंग टू NOR के निकालना पड़ेगा। किसके अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू NOR। आ जाइए, 1 2, अरे मेरे दिमाग में रह गया कि मैं सबके लिए निकालूंगा, अब सिर्फ एक के लिए निकालते हैं। ठीक है, ये रहा। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया था? 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था ये। और टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर हिमांशु फॉर असेसमेंट ईयर 2025 और 26। ठीक है ना, असेसमेंट ईयर 2025 और 26 आ जाते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि इनकम प्रॉपर्टी हाउस इन कानपुर। अब कानपुर से पैसा कमाया, तो कानपुर तो भारत में ही है, तो प्रॉपर्टी से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम, और इसको हम किस हिसाब से करने वाले हैं? NOR। किस हिसाब से करने वाले हैं? NOR। NOR। ठीक है ना। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, भाई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितने रुपए थे? 356। आ जाइए, पहला। सेकेंड पॉइंट कहता है रेंट इनकम इन USA रिसीव इन कैनेडा। भाई USA में घर था और रिसीव कैनेडा, तो इंडिया से बाहर ही है। लेटर रेमिटेड टू इंडिया, तो अगर इंडिया के लिए रेमिटेड होगा तो रेंटल इनकम। तो इस सिचुएशन में मैंने बोला रेमिटेड के केस में क्या होता था? सिर्फ ROR देता था, इसको नहीं देना होगा तो यहां ब्लैंक छोड़ दिया। सिर्फ ROR देता था, इसको नहीं देना होगा तो ब्लैंक छोड़ दिया। क्या समझ में आ रहा है सबको यहां तक? थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इंडियन कंपनी। अब देखो इंडियन कंपनी से डिबेंचर हो गया तो सोचना ही नहीं है कहां रिसीव हो रहा है, नहीं हो रहा है, इंडियन कंपनी से हो गया तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितने रुपए मिले हमें? 240। ये तो टैक्सेबल होगा, तीनों के लिए हो जाता है, तो हम तो सिर्फ NOR के लिए निकाल रहे हैं। अब फी फॉर टेक्निकल सर्विस रेंडेड इन इंडिया, अब इंडिया में दिया है बट रिसीव इन साउथ कोरिया। भाई फोर्थ पॉइंट, अच्छा सॉरी, फी टेक्निकल सर्विस रेंडेड इन इंग्लैंड बट हाफ ऑफ रिसीव इन इंडिया। रेंडेड कहां किया आपने? इंग्लैंड में किया। तो भाई टेक्निकल सर्विस, अब यहां पे क्वेश्चन बनता है कि आप रह कहां रहे हो। अगर आप इंग्लैंड में ही रह रहे हो और इंग्लैंड में ही किया है और आधा रिसीव किया तो आधा टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन आप इंडिया में रहते हुए, इंडिया से आप इंग्लैंड को सर्विस दे रहे हो टेक्निकल, तब तो तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहां पे फी फ्रॉम टेक्निकल, टेक्निकल सर्विस, मैं यहां पे इसके लिए नोट भी लिखूंगा, अजम्पशन ले रहा हूं कि ये सर्विस वहीं रह रहा है और वहीं दे रहा होगा। तो अब जो रिसीव इंडिया हुआ कितने? हाफ। सॉरी, मैं मान लेता हूं कि चलो इंडिया में आसान काम हो जाएगा थोड़ा, मैं मान लेता हूं ये इंडिया से सर्विस दे रहा है। कहां से? तो इंडिया की जमीन से सर्विस बाहर दे रहा है, तो भैया कोई नहीं बचेगा, पूरा टैक्सेबल। समझे बात आप? फी टेक्निकल सर्विस रेंडेड इन इंडिया, अब इंडिया में कोई सर्विस दे रहा है, इंडिया की जमीन पर पैसा कमा रहा है साउथ कोरिया से और रिसीव साउथ कोरिया, तब भी ये तीनों के लिए हो जाता है। कितने रुपए? 2 लाख। अब देखो अगर आप मानते हो इस केस में तो क्या होता है? 37,500। अगर चलो देखो मैं यही कर देता हूं, नहीं तो बोलोगे सर दोनों क्वेश्चन आउट ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये आउट ऑफ इंडिया अगर करें तो आंसर बदल जाएगा, ये कितने हो जाएंगे हमारे? 37,500। ठीक है। कैपिटल गेन शेयर्स टाटा पावर लिमिटेड, टाटा पावर लिमिटेड STT नॉट पेड। इससे STT क्या होता है? सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन
टैक्स होता है। तो ये एसटीटी वगैरह का क्या झंझट है, ये हम पढ़ने वाले हैं कैपिटल गेन के चैप्टर में। अभी तो नहीं पढ़ेंगे। तो सिंपल कैपिटल गेन आपका है, तो कैपिटल गेन इंडिया में ही हुआ है। कैपिटल गेन कितने रुपए का हुआ, तो 2 लाख पूरा टैक्सेबल। इसके बाद आगे देखे जाए तो बिजनेस इनकम सेटअप इन कनाडा बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। तो बताओ, 2 के लिए होता था ये, तो इसके लिए होगा ही नहीं होगा। बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम कितने का, 265, तो जी हाँ इसके लिए होगा। इसके बाद क्या कहता है, पास्ट अनटैक्स इनकम क्या टैक्सेबल होगा, और ये कितने रुपए था, 50,000, नहीं होगा टैक्सेबल। बस अब टोटल करना है, 12 मार्क्स कंप्लीट, 12 मार्क्स कंप्लीट। 13,58,500 ये हो गया टोटल इनकम। समझे आप, किसी को कोई डाउट इसमें बताइए। किसी को डाउट, क्या क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। इसका मतलब अगर हम डायरेक्ट पेपर के क्वेश्चंस कर पा रहे हैं एग्जाम वाले, तो हमें चीजें समझ में आ गई है, इस चैप्टर से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आए हम कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, 2 का ए है ये, और मैं ये देख लेता हूं किस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। 2 का ए पार्ट है ये। टू का ए, क्योंकि मेरे पास तो सारे क्वेश्चन पेपर हैं, और ये मैं पीडीएफ भी आप सबको दे दूंगा, ताकि आपको भी क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसका अलग फील होता है। क्वेश्चन 2 का ए, 2 का ए है, पता नहीं क्या लिखा है इसने, चल ये नहीं है, ये है भाई, ये है हमारा रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी जयपुर। इसका भी नहीं है, बड़े सारे पेपर हैं यहाँ पे। जयपुर स्वीडन 260, ये इसका भी नहीं है। स्वीडन 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 कंपनी, $75,000 कब लेंगे, 4th पॉइंट में, जब आप मान लोगे कि वो इंडिया से सर्विस बाहर दे रहा है, तो हम लेंगे। शायद ये क्वेश्चंस बुक का हो सकता है। अच्छा ठीक है, ये इसी का ही है। मैं 2 क्वेश्चन नहीं है उसने, अभी जो क्वेश्चन किया था उसी का बी पार्ट था, और अभी जो क्वेश्चन किया था मैंने किया था 27 तारीख वाला, इसी का बी पार्ट। हाँ ठीक है, रेंटल इनकम जयपुर। आ जाइए, अब एक ये भी क्वेश्चन आया था, और ये सेम एसओएल बीकॉम ऑनर्स के अंदर ही, और का ये ए पार्ट था, और का ए पार्ट था, ठीक है ना, और का ए पार्ट। तो ये हमारा फिर से एसओएल का ही है, और ये क्वेश्चन है बीकॉम ऑनर्स का, और का ए पार्ट है, ये 2024 क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है ये।
आइए, हालांकि ये तो पेपर 2025 में हुआ था, क्योंकि जनवरी तक हुआ था तो 2025 में चला गया, लेकिन हम तो 24 बोलेंगे। कहता है सुमित, अ सिटीजन इंडिया हैज बीन कैरिंग अ प्रोफेशन स्वीडन। इंडिया का है लेकिन एक प्रोफेशन कहां कर रहा है? स्वीडन में। वे आर नॉट लाइबल टू पे एनी टैक्स, और कोई भी टैक्स देने के लिए नहीं दे रहा वो वहां पे। हिज इनकम प्रीवियस ईयर आपको कुछ दे देता है। रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कंसिडर नॉट स्टे इन इंडिया। अब देखो इसमें क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग ईच ऑफ द सेपरेटली डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्सेबल इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर वो इंडिया में नहीं रुकता है कभी भी, तब इसका बताओ क्या होगा। अगर वो इंडिया के अंदर रुकता है कितने दिन के लिए? 121 दिन के लिए, तब बताओ क्या होगा। दोनों केस के अंदर हमें बताना है, और साथ के साथ पिछले 4 सालों में कितने दिन के लिए रुकता है ये? 450 दिन। चलिए आइए, तो सबसे पहले हमें एक बार इसका इनकम निकाल रहे हैं, तो आपको याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा डीम्ड रेजिडेंट वाला पार्ट, जिसमें मैंने बताया था कि अगर उसकी टोटल इनकम कितने से अधिक हो जाए, 15 लाख रुपए से ज्यादा हो जाए, कौन सी? इंडियन इनकम। कौन सी हो जाए ज्यादा? इंडियन इनकम। तो कैसे करेंगे, ठीक है ना? आइए चलिए हम ऊपर फिर से लिखेंगे क्या, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम मिस्टर सुमंत फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। अब करते जाते हैं। पहले टोटल इनकम रफली हम आइडिया ले लेते हैं क्या बनता है, फिर तभी स्टेटस कर पाएंगे ना। देखो रेंटल इनकम ये इंडिया की इनकम है। इसके बाद डिविडेंड इनकम हम पहले पता कर लेते हैं इंडियन इनकम कितनी है। तो भाई रेंटल इनकम कितनी हमारी? 2,60,000 प्लस डिविडेंड फ्रॉम टाटा स्टील, ये भी इंडिया की कंपनी है। टाटा तो इंडिया की कंपनी है ना। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस इन इंडिया, ये भी इंडिया की कंपनी है। और हाउस प्रॉपर्टी इनकम एक्रूड रिसीव इन, कहता है प्रॉपर्टी इनकम एक्रू एंड रिसीव, ये इंडियन इनकम नहीं है, ये फॉरेन इनकम हो गई। बिजनेस इनकम स्वीडन बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, इंडिया से। जब कभी भी ऐसा आता है ना कि कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो इसे इंडियन इनकम ही मान के किया जाएगा। तो ये 3 लाख यहीं का इनकम है। तो टोटल इनकम देखें क्या 15 लाख एक्सीड कर गया? तो मैं समझ पा रहा हूं शायद कर गया। 20 लाख हो गया? 19? कितने लाख हो गया? तो 19 लाख हो गया। तो इस केस में इसको हम क्या मान लेंगे? डीम्ड रेजिडेंट। और इसने कंडीशन भी पूरी कर दिया कि जहां पे ये है ना सिटीजन आपका, कहां पे सिटीजन है ये? स्वीडन में। नॉट लाइबल टू पे टैक्स, वहां टैक्स भी नहीं दे रहा, तो इसे क्या मानेंगे? डीम्ड रेजिडेंट। और डीम्ड रेजिडेंट के केस में हमेशा इसको माना जाएगा ROR। क्या माना जाएगा? ROR। तो 2 केसेस पूछा गया है कि अगर ये करता है और ये करता है, तो भैया इसके अंदर ROR मान के टैक्सेबल होगा, और इसके अंदर लिखेंगे सेम आंसर आएगा, क्योंकि अब भी ये क्या होने वाला है हमारा? ROR ही होने वाला है। सॉरी, ROR मैंने गलती से बोल दिया, NOR। क्या होगा ये? NOR। ऑलवेज NOR रहेगा ये, ऑलवेज, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे एडिशनल कंडीशन, ऐसे सिचुएशन में चेक ही नहीं करना आपको, इसको NOR मान के इसको टैक्सेबल कर देना। NOR, हाँ देवांश मैंने ROR गलती से बोल दिया, NOR मान के हमेशा टैक्सेबल करना है। रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी, तो रेंट इंडिया से कमा रहा है, तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाता है। तो मेरे भाई 260। इसके बाद डिविडेंड भी 2 लाख। इसके बाद लॉटरी, सॉरी विनिंग फ्रॉम हॉर्स, हॉर्सेस से 11 लाख। फिर कहता है हाउस प्रॉपर्टी इनकम एक्रू, मतलब कमाया भी वहीं गया, रिसीव भी वहां गया, तो हाउस प्रॉपर्टी ये नहीं टैक्सेबल होगा। ये नहीं टैक्सेबल होगा। बिजनेस स्वीडन कंट्रोल इंडिया से, तो बिजनेस इनकम कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, दैट इज कितने का? 3 लाख। बस यही था, टोटल कर देना है आपने,
और आपको जवाब दे देना है। लेकिन इसके लिए आपको नोट भी लिखना पड़ेगा। नोट क्या लिखना पड़ेगा कि वी अज्यूम के इन केस ऑफ हमारा टोटल इनकम आपका अदर देन आपका फॉरेन इनकम एक्सीड 15 लाख तो डीम टू बी रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। 19 लाख तो ये टोटल आ गया जी 19 लाख रुपए टैक्सेबल इनकम। सर सेकंड केस में क्या होगा? सेम। सेकंड केस में भी क्या माना जाएगा? ये सेकंड केस में भी रेजिडेंट होगा। एडिशनल तो चेक ही नहीं करेंगे तो जब रेजिडेंट हो रहा है एडिशनल चेक नहीं कर रहे हैं तो स्टेटस तो एनओआर ही रहने वाला है। क्या समझ में आई बात आपको? क्लियर हुआ आपको? बताइए क्लियर हो गया? चलिए सर यहां पे ना ये वाला भी पार्ट हमने नहीं किया है, ये रेजिडेंशियल सॉरी एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड है तो ये पार्ट नहीं किया तो इसलिए। एक और सवाल देखिए आप। ये आया था किस पेपर में? ये आई गेस आया था बीकॉम ऑनर्स। और ये कब का पेपर है? 23 तारीख 19 तारीख को हुआ था पेपर। नहीं 17 तारीख को। कितने पेपर हो गए? 17। ये ऑनर्स, ये ऑनर्स, ऑनर्स में ही आना चाहिए वैसे तो ये, इसमें नहीं है। ये आया था बीकॉम प्रोग्राम में एसओएल, बीकॉम प्रोग्राम एसओएल 2024 के पेपर में ये आया था। और ये सीबीसीएस का पेपर है, ठीक है ना। सीबीसीएस का मतलब पहले पुराना कोर्स भी हुआ करता था उसका क्वेश्चन पेपर है। तो क्वेश्चन तो दिल्ली यूनिवर्सिटी सेम ही बनाता है। आप देख लो ना, आप पैटर्न आपको बिल्कुल बिल्कुल सेम ही लग रहा होगा। अभी पहले भी किया ना एक क्वेश्चन हमने, बट यहाँ पे आपसे ना टोटल इनकम इनकम नहीं पूछा। कहता है कि आप क्या करिए ड्यूरिंग द ईयर 24-25 में सोमेश का सिटीजन बांग्लादेश का है, हु पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न इन म्यांमार स्टे इन इंडिया 99 दिन के लिए रहता है, डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर 25-26 बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है सर, ही स्टे इन इंडिया प्रीवियस ईयर आपको दे रखा है। तो आपको जो हम बात कर रहे हैं तो अगर हम कैलकुलेट करें तो 2000 कब के लिए निकालना है हमें? असेसमेंट ईयर, इसको डेट थोड़ा ठीक कर देते हैं, सही टाइप नहीं हुआ। ये 2024-25 कह दो क्योंकि एक साल पुराने आया था तो ये डेट बस ये चेंज कर दिया। 2024-25 असेसमेंट तो 23 और 24 के लिए हमें निकालना है। तो 23 और 24 में कितने दिन रहता है? 10 दिन रहता है। तो भैया दूसरी कंडीशन पूरी 10 दिन रहता है बस, फिर तो कहानी खत्म हो गया। 10 दिन रहता है तो सिंपल सी बात है, अगर ये 10 दिन रहता है तो ना तो ये 60 डेज वाला कंप्लीट कर पा रहा है ना तो 182 डेज वाला। तो जब बेसिक ही नहीं करा तो इसका स्टेटस क्या हो गया? नॉन रेजिडेंट हो गया, ठीक है ना। सेकंड केस कहता है अगर इसके स्पाउस आर इंडिया में होती है तो क्या इसके फर्क पड़ेगा? नहीं। स्पाउस का मतलब हर एक व्यक्ति का, ऐसा नहीं परिवार वाले का मिक्स कर देते हैं, हर एक व्यक्ति का अपना अलग रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट होता है। तो इसका तो स्टेटस वही रहने वाला है, नॉन रेजिडेंट। सर डीम टू बी रेजिडेंट कॉन्सेप्ट में एनओआर स्टेटस लगता है बिल्कुल जयंतिका, बिल्कुल बिल्कुल। तो समझ में आया? ये तो बिल्कुल स्टार्ट होने से बस यहाँ पे लिखना था, आपको कंक्लूजन देना था। आ जाइए अगले सवाल पे आते हैं। ये सवाल कब आया और किस में आया ये बात कर लेते हैं। ये सवाल मैं जो समझ पा रहा हूं 1,20,000 और ये हमारा 2 लाख, ठीक है। दो लाख रोमा, ठीक है। ये भी बीकॉम प्रोग्राम एसओएल का है ये,
एसओएल का। सर ये दो क्वेश्चन, ये और वाला पार्ट है सीबीसीएस का, ये और दो क्वेश्चन आएंगे आपके। अब इसमें क्या करा इसने, देखो काफी सारे इनकम दे दिया और आपसे क्या पूछा इसने, कहता है रोमा एक इंडियन सिटीजन है, एम्प्लॉयमेंट वर्किंग के लिए फॉर गवर्नमेंट में काम करती है, हिज सबमिट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कुछ जानकारी दिया, डिटरमाइन द ग्रॉस टोटल इनकम रोमा फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 इग्नोरिंग द प्रीवियस ईयर, इग्नोरिंग द प्रोविजन सेक्शन 115 बीएसी अजम्पशन। कहता है इग्नोर द प्रोविजन मतलब ओल्ड रिज्यूम से करना है, इसको किससे करना है पता है, ओल्ड रिज्यूम से। अभी बताएंगे कहाँ काम आने वाला है। अगर ये ROR है तब बताइए, ये NOR है तब बताइए, यानी दोनों सिचुएशन में आपको बताना है। दो सिचुएशन में बताना है। ये ROR और NOR, ठीक है। पहला इनकम है सैलरी। तो मैंने आपको याद हो सैलरी जब लिखवाया था तो 75,000 माइनस करवाया था। तो अगर 2 लाख रुपए इसकी सैलरी है तो इसमें से हम माइनस अब 50 करेंगे। ओल्ड रिज्यूम में 50 होता है और नई रिज्यूम में 75 होता है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा, मैं बताऊंगा जब सैलरी चैप्टर होगा, तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली ये चीजें आ जाएगी। क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर होता है ना, वो ये थोड़ी सोचता है कि आप रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ रहे हो, ये वाला नहीं पूछेंगे। वो तो बोलता है बच्चा सब पढ़ के आया, तो किसी भी क्वेश्चन में कहीं का भी पॉइंट आ जाता है। सर NR नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, अच्छा NR है, NR है, ठीक है। अब सैलरी इनकम रिसीव मलेशिया सर्विस रेंडेड देयर। अब ये इंडिया में काम कर रहा है तो दे तो इंडियन गवर्नमेंट ही रहा है पैसे, तो यानी सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, दैट इज 1.5 लाख इसके लिए और 1.5 लाख इसके लिए। प्रॉफिट बिजनेस कैरिड ऑन ओडिशा, ओडिशा कहाँ है, इंडिया में ये प्रॉफिट बिजनेस फ्रॉम ओडिशा 80,000 दोनों के लिए। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस कैरिड इन पेरिस, इनकम अर्न एंड रिसीव इन सिडनी, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम पेरिस, मतलब भैया ये ऐसी इनकम है जो भारत से कोई कनेक्शन ही नहीं लग रहा। तो प्रॉफिट बिजनेस सब कुछ बाहर ही बाहर चल रहा है, तो सब कुछ अगर बाहर हो तब भी ROR तो बचेगा नहीं अगर आपका स्टेटस हो गया, ये नहीं देगा। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट में बिजनेस इनकम इन कनाडा कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, दो के लिए टैक्सेबल होता है। तो अब ये NR है तो इसके लिए तो होगा नहीं, सिर्फ यहां पे इसी के लिए होगा और ये खाली रह जाएगा। अगर NOR होता तो हो जाता। अब कहता है प्रॉफिट इंडोनेशिया, इंडोनेशिया इंडिया का पार्ट है या नहीं है, नहीं है। 60% प्रॉफिट डिपॉजिट इन द बैंक ऑफ इंडोनेशिया, 40% प्रॉफिट रिसीव इन इंडिया, ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, तो अब देखो जो हमारा 40% यानी टोटल कितना रिसीव था, 70,000 रुपए हम इंडिया में रिसीव कर रहे हैं। तो अब देखो एग्जामिनर ने चालाकी क्या किया, अगर 70,000 हमारा कितने परसेंट के बराबर है, ये है 40% के बराबर, तो हम 100% निकाल सकते हैं ना। तो 70,000 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100, तो भैया टोटल रहा होगा 1,75,000, जिसमें से 70,000 तो रिसीव कर चुका है और अगर इसमें से 70 माइनस कर दें तो 1,05,000 रिसीव नहीं किया है। तो NOR ROR के लिए तो पूरा ही टैक्सेबल होता है, तो इसके लिए 1,75,000 और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जो रिसीव वाला पार्ट है वो टैक्सेबल कर देंगे 70। समझ में आई बात आपको? नहीं, PGBP HP CG यहां यूज नहीं कर सकते, इस चैप्टर में नहीं कर सकते, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन कनाडा, रिसीव इन कनाडा, सिचुएटेड भी कनाडा, रिसीव भी कनाडा, तो कौन टैक्स देगा? सिर्फ ROR।
कनाडा 190। लो जी, ये भी खत्म हो गया। तो देख रहे हो 12-12 नंबर के इस तरीके के सवाल एग्जाम में आपके आएंगे ही आएंगे। तो आप मान के चलिए आपका मैंने 18 नंबर का क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया है। अब धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमारा चीजें आसान होता जाएगा। 6,55,000, 1,80,000, 70,000, 3 लाख। लीजिए, किसी को कोई डाउट? क्लियर है? तो लो बीकॉम प्रोग्राम का कंप्लीट करा। अब इसके बाद देखते हैं कौन सा पेपर आता है हमारे पास। एक है हमारे पास और क्वेश्चन ये देखते हैं। 1,20,000 किस पेपर का है? ये रहा 1,20,000, इंटरेस्ट डिपॉजिट पंजाब एंड सिंध बैंक। तो ये है जी बीकॉम प्रोग्राम रेगुलर कॉलेज का एनईपी। ये है बीकॉम प्रोग्राम, ये रेगुलर एंड एसओएल, क्योंकि दोनों का पेपर एक ही दिन होता है। और ये एनईपी का है, जो पिछले साल आप जितने भी बच्चे अभी क्लास ले रहे होंगे वो एनईपी के होंगे, वो ले रहे थे, वो है। तो आपको फिर से अगेन कुछ इनकम दिया। यू आर रिक्वायर्ड कंप्यूट, क्या कंप्यूट करना है? हर टैक्सेबल इनकम, अगर इसका स्टेटस आरओआर है, एनआरओ है और एनआर है। हर टैक्स लाइबिलिटी आरओआर अंडर द न्यू टैक्स रिजिम, और इसका टैक्स भी निकाल के दिखाना है। देखो क्या कह रहा है, इसका टैक्स भी निकालना है। तो टैक्स कब निकाल पाओगे? जब आपको न्यू टैक्स रिजिम का स्लैब रेट क्या होगा, याद होगा। ठीक है, तो पहले तो तीनों के लिए हम वो कर देते हैं, क्या? टैक्सेबल इनकम निकाल देते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर है, मिसेस है, मिस है राधिका। और फॉर असेसमेंट ईयर आरओआर के लिए, एनओआर के लिए और एनआर के लिए। पहला है इंटरेस्ट सेविंग बैंक डिपॉजिट पंजाब और सिंध। ये तो भाई दिल्ली में इंडिया का बैंक है। तो इंटरेस्ट इनकम कितने? तो तीनों के लिए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन कनाडा, कनाडा में है। 2 लाख डिपॉजिट इन द बैंक कनाडा, बैलेंस रेमिटेड टू इंडिया, बाकी वो इंडिया में लेके आ गया। टोटल 2.5 लाख था। तो रेंटल इनकम या हाउस प्रॉपर्टी इनकम कह सकते हो। कितना? एक ही के लिए होगा, रेमिटेड भी होता तब आर वार तो बच ही नहीं सकता। तो ये टोटल 250 आ जाएगा, और ये दोनों पे कोई टैक्सेबल। समझे लॉजिक? समझे? चलो, कहता है डिविडेंड इनकम फ्रॉम शेयर हेल्ड इन नेस्ले इंडिया कंपनी। अब नाम ही आ गया। वैसे नेस्ले इंडिया का नहीं है, इन्होंने हर जगह अपनी अलग अलग सब्सिडरी रजिस्टर करा रखा है। इंडिया कंपनी क्या है? डिविडेंड। तो क्योंकि इंडिया लिखा है तो इंडिया में ही कमाया जा रहा होगा। ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम होटल बिजनेस इन मेलबर्न, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। प्रॉफिट फ्रॉम होटल किसके लिए होगा ये? किसके लिए? 2 लोगों के लिए। जिसने, देखो मैं सीरियसली बोलूँ ना, अगर आप लोगों ने मेरे लास्ट क्लास को देख के क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है ना, तो मेरे हिसाब से आपको खुद ही याद हो गया होगा। जो मैंने इतने सारे यस नो वाले टेबल बनाए थे, जरूरत नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पास्ट फॉरेन इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया, क्या करें इसका? क्या करें? पास्ट फॉरेन इनकम बोल देते हैं तो पास्ट अनटैक्स इनकम हो जाता है, किसी के लिए नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम मिस्टर एंड्रयू अननोन रेजिडेंट, एक कोई बंदा है जिससे मुझे इंटरेस्ट मिला है। लोन प्रोवाइड हिम अ बिजनेस कैरिड ऑन इंडिया, तो भाई इंडिया से ही मिल रहा है ना। इंटरेस्ट इनकम कितने रुपए का है? 50,000। अब इनका टोटल इनकम निकाल दो।
12 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, मैं बता रहा हूं आपको ये सब। अब 12 नंबर में मैं देख रहा हूं, मैं टाइम बार बार देख रहा हूं कि 12 मिनट भी नहीं लग रहे जैसा मैंने बोला था। 10 लाख, 7 लाख, 4,50,000। अब कहता है अगर ये ROR है तो इसकी टैक्सेबल इनकम निकालो। अगर ये ROR हुआ तो इसकी इनकम होगी, इनकम 10 लाख। अब टैक्स लाइबिलिटी बोलता है तो कैसे निकालेंगे? टैक्स लाइबिलिटी बोल रहा है तो कैसे निकालेंगे? अप टू कितने? 3 लाख। याद नहीं आ रहा? 0। उसके बाद नेक्स्ट, यहां पे क्या था? 4 लाख। क्या कितने परसेंट? 5%, दैट इज आपका 20,000। उसके बाद नेक्स्ट कितने? 3 लाख। कितने परसेंट है? 10%, तो कितने हो गए? 30,000। उसके बाद नेक्स्ट, अब 2 लाख हो गए 10 लाख। अच्छा, फिर तो क्यों जाए आगे? हो गए 10 लाख। तो टोटल टैक्स कितने बन गए? इसको 87A दे दें? 87A दे देंगे क्या? तो 87A कब मिलता है आपको? जब आपकी इनकम कितनी होती है? 7 लाख। बताया था ना कितनी होती है? 7, जबकि इसकी इनकम कितनी है? 10। तो 87A नहीं मिलेगा, प्लस सेस कर दो 4%, दैट इज 4, 5, 20, 2,000, 52,000 इसकी टैक्स लाइबिलिटी बन गई। मैं जो यहां पे आंसर लिख रहा हूं, अगर आप ऐसे ही आंसर लिख के आते हो कि अब फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। आपको थोड़े से रीजंस भी देने पड़ेंगे और थोड़ा इसके अंदर नोट भी देना पड़ेगा। जैसे कि कई बार जो मैंने 10 ईयर में आंसर्स लिखे हैं उसके लिए मैंने सब कुछ दिया, जैसे इसके लिए टैक्सेबल नहीं है तो थोड़ी थोड़ी बातें आपको पता है कि क्यों नहीं है तो लिख देना वो, जिससे कि आपके एग्जामिनर के मार्क्स ना काटे जाए। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? और इसमें थ्योरी पता है क्या आया था? डिटरमाइन द, आपका बताया गया था कि एक्सप्लेन द प्रोविजन डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल एज पर सेक्शन, मतलब पूरे रूल्स बताने थे आपको। NOR कब होगा, ROR क्या होगा, ये था। इसके बी पार्ट में ये था 12 नंबर का। और मैं आया था कि पैन कार्ड क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करिए। और फिर उसके साथ एक और क्वेश्चन आ गया रमन और रे वाला, जो कि आगे होगा हमारा। रमन और रे वाला एक क्वेश्चन आ गया और ये भी 12 नंबर का हमारा सवाल आया है। ये भी किसका है सर? सेम बीकॉम प्रोग्राम का क्वेश्चन है। ये किसका है? बीकॉम प्रोग्राम 2024। ये और है फर्स्ट क्वेश्चन का। क्या कहता है? मिस्टर रमन रे, इंडियन सिटीजन, लेफ्ट इंडिया फर्स्ट टाइम 21 सितंबर। फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जापान ही कम्स बैक इंडिया 30 मार्च को। अ विजिट अगेन द रिटर्न बैक टू जापान 25 दिन के लिए इंडिया में रहा। ही सबमिटेड हिज इनकम गिवन बिलो। आपको 3 इनकम दे दिया भैया। ये सैलरी भी कमा रहा था 10 लाख रुपए, क्रेडिट बैंक ऑफ जापान में हो रहा था, और इंटरेस्ट रिसीव कर रहा था, और साथ के साथ रेंट प्रॉपर्टी इन वोडाफोन इंडिया के अंदर ही है, और कुछ इंटरेस्ट। तो 4 इनकम दे दिया। हाउ द अबव इंफॉर्मेशन डिटरमाइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस इंसिडेंस टैक्स फॉर 25-26, मतलब इसका रेजिडेंशियल स्टेटस बता दो और 25-26 में क्या रहेगा। What will be your answer change is for मिस्टर ए लेफ्ट 1 अक्टूबर को अगर छोड़ के जाता, क्या आपके उत्तर में कोई चेंजेस आता? तो हम दोनों चीजें करके पहले देखेंगे। तो हमें इनकम तब तक नहीं निकाल सकते इसको टोटल करके, पहले इसका स्टेटस तो पता चले। ROR के हिसाब से निकाले, NOR के हिसाब से निकाले, या NR के हिसाब से निकाले, ठीक है ना? तो अगर मैं इसका पूरे डेज डेज वगैरह काउंट करूं तो हमारा होगा क्या? 1/4/2024, और खत्म कब होगा? 31/3/2025। 31/3/2025। मिस्टर सिटीजन इंडिया फर्स्ट टाइम 21 सितंबर 2024 को गया, यानी 21 सितंबर, 21/9 को इंडिया छोड़ करके चला गया। फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जापान ही कम बैक इंडिया 30 मार्च 2025, यानी 30/3/2025 को वापस आया। विजिट
अगेन रिटर्न बैक टू जापान आफ्टर स्टेइंग, इसके बाद ये 25 दिन रुका और फिर चला गया। ही सबमिट द डिटेल। तो सबसे पहले भैया ये यहां से लेके यहां तक इंडिया में था, तो अप्रैल में इंडिया में, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में। तो 30, 31, 30, 31, 31 और 21। अभी मार्च का जोड़ेंगे, और मार्च के महीने में 30 को आया था, तो 30 और 31, तो मार्च में कितने दिन रह गया? मार्च में सिर्फ 2 दिन। बोल रहा है 25 दिन, लेकिन आप 25 थोड़ी, अगला साल लग जाएगा वो तो। 2 दिन, तो टोटल डेज काउंट करें 30, हाँ 176 डेज। अब क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए गया, तो ऐसे सिचुएशन में ये हमारा एक्सेप्शन केस, यानी सिर्फ 1 चेक करेंगे। तो इस पे 1 चेक कर रहे हैं, तो इसका स्टेटस क्या बन गया? NR, है ना, क्योंकि 182 डेज रहना था, 182 डेज तो रहा नहीं, तो इसका स्टेटस क्या बन गया हमारा? NR। पहले बता दीजिए फटाफट कमेंट में, ये समझ में आया NR कैसे बना? फिर तो बस इनकम को लिखना है NR के हिसाब से। सैलरी अर्न इन जापान एंड क्रेडिट इन द बैंक ऑफ जापान में ही है, तो टैक्सेबल ही नहीं होगा इंडिया में। इंटरेस्ट रिसीव फिक्स डिपॉजिट कनाडा, सॉरी कैनरा, ये टैक्सेबल हो जाएगा NR के लिए। रेंट प्रॉपर्टी वोडाफोन, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट सम 50,000 जापान गवर्नमेंट बॉन्ड हाफ इंटरेस्ट रिसीव, ये टैक्सेबल हो जाएगा आधा पार्ट। क्लियर है? चलिए, तो मैं NR के लिए टैक्स लाइबिलिटी निकाल दूं। NR के लिए सबसे पहला है सैलरी अर्न इन जापान। सैलरी अर्न इन जापान, तो भैया ये क्योंकि NR है इसलिए टैक्सेबल नहीं है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड कितने रुपए? 150, क्योंकि कैनरा बैंक भारत के अंदर ही है, भारत में जो भी पैसा कमाओगे तीनों पे टैक्सेबल, तो उसमें NR भी आ जाएगा। इसके बाद रेंट कहां से मिला है? इंडिया से। रेंट फ्रॉम वोडाफोन, वोडाफोन है बड़ोदरा, अच्छा बड़ोदरा है। रेंट फ्रॉम इंडिया लिख देते हैं, और तीनों के लिए होगा क्योंकि इंडिया में है 60,000, और इंटरेस्ट सम 50,000 जापान, फ्रॉम जापान। लेकिन आधा पैसा वो इंडिया लिया है, तो आधा जो पार्ट लाया है वो तो तीनों के लिए होगा, तो आधा कितने हो गए? 25,000। कौन सा 6 लाख? 6 लाख है, चलो आ जाइए। 1.5 लाख, 6 लाख और 25,000, 775, ये हो गया टोटल। अब क्वेश्चन कहता है क्या आपका आंसर बदल जाएगा अगर वो अक्टूबर को जाए छोड़ के इंडिया? तो चलो इधर मानते हैं कि मान लो वो अक्टूबर को जाता है छोड़ के, तो इसका मतलब कब जाता है अक्टूबर में? वो 1 अक्टूबर को। तो भैया अप्रैल में इंडिया में, मई में इंडिया में, जून में इंडिया में, जुलाई में इंडिया में, अगस्त में इंडिया में, सितंबर में इंडिया में, और अक्टूबर में 1 दिन इंडिया में, और मार्च में 2 दिन इंडिया में। यही तो होगा हमारा। तो 30, 31, 30, 31, 31, 30 और 1 दिन और 2 दिन। अब टोटल कर लो, 182 डेज बनता है, तो भैया बदल जाएगा आंसर। 30, 31, 30, 31, 31, 30 और 3, हाँ भाई 186 दिन बन गए। तो क्या इज योर आंसर विल बी चेंज? यस। अब इसका स्टेटस जो है वो ROR बन जाएगा। बेसिक कंडीशन पूरा कर दिया, और आप ध्यान देना ये पहले कभी बाहर गया भी नहीं है, फर्स्ट टाइम जा रहा है ना ये, तो सारा वो जो 2 बार बेसिक कंडीशन एंड ऑल जो चीजें थी 730 दिन, वो तो कंप्लीट कर ही रहा होगा, क्योंकि इससे पहले कभी गया नहीं है, तो वो तो कर ही रहा होगा।
अब इसका इनकम ROR के हिसाब से भी निकालेंगे तो उस सिचुएशन में जो ये सैलरी जापान में कमा रहा था 10 लाख, इस पे टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ डिडक्शन वो जो मिल देते थे ना 75,000, वो मत देना यहाँ पे, क्योंकि वो बाहर की इनकम है ये। ठीक है, 1.5 लाख तो ये आएगा ही आएगा, 6 लाख ये आएगा ही आएगा, और 25,000 ये आएगा ही आएगा, और टोटल इनकम हो जाएगा 17,75,000। ठीक है ना। हम ये मान के चल रहे हैं कि सैलरी जो जापान से कमाया, क्रेडिट इन द बैंक ऑफ जापान में ही रिसीव हो गया, सब कुछ वहीं कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है? बताइए कोई डाउट? क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बीकॉम प्रोग्राम के अंदर आया। तो बीकॉम प्रोग्राम के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों कर लिए हमने। अब ये कुछ 10 ईयर के क्वेश्चंस हो गए। सर बीकॉम ऑनर्स के 2 क्वेश्चन अभी और हैं जो टाइप नहीं हुए अभी, जिसको मैं कराऊंगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, अब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन करना कैसे है। वही यूजुअली आपको पहले इसका स्टेटस पता करना, उसके अकॉर्डिंगली आपको इसके इनकम पे कंप्यूट द रेन्यू का टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी असेसमेंट ईयर 25-26, अज्यूम द डिडक्शन, ये 80C से लेके 80U तक जो है, एंड नॉट एंटायर्ड, मतलब इसको न्यू रिज्यूम के हिसाब से टैक्स लाइबिलिटी, अभी जो क्वेश्चन देखा था वैसे ही। क्या कर पाओगे? ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, इंक्लूडिंग इसके मैं आंसर दे दूंगा। कर लोगे या नहीं कर पाओगे बताओ? जल्दी बताओ कमेंट में। कहता है रेणुका देसाई है सिटीजन, यूएसए, लेफ्ट इंडिया 1991 में, ही गॉट परमानेंटली सेटल इन न्यूयॉर्क में हो गई। सी वॉज बॉर्न 1976 में। हर जो हस्बैंड वॉज ऑल्सो बॉर्न इन इंडिया 1974, तो हस्बैंड का नहीं बोला गया, मम्मी पापा और दादा दादी। ठीक है ना। हर पेरेंट्स बॉर्न इन यूके प्रायर 1947, तो यूके में इसके पेरेंट्स हुए। हाउएवर दे माइग्रेट टू इंडिया 1966 में, आगे वापस गॉट परमानेंटली सेटल। राधिका कम्स टू इंडिया 29 जैन 2025। तो यानी जो जानकारी यहां तक दिया है, इस सारी के सारी इंफॉर्मेशन से मैं ये कह सकता हूं कि ये इंडियन ओरिजिन नहीं है, नहीं है, क्योंकि ना तो ये खुद पैदा हुआ 1947 से पहले, ना इसके मम्मी दादा दादी जो है इंडिया के अंदर बॉर्न हुए। तो इंडियन ओरिजिन ये हुए या नहीं हुए? नहीं हुए। तो अब इसके ऊपर दोनों कंडीशन चेक करना होगा, 60 वाला भी और दूसरा भी। ठीक है, अब क्या कहता है ये 29 जनवरी को इंडिया परमानेंटली सेटल इन दिल्ली हो गया। रेणुका कम्स इन इंडिया 29 जनवरी 2025 को एंड स्टे हियर 100 डेज prior to she has been the coming India 100 days during every previous year 1998, और हर साल ये 100 दिनों के लिए भारत में आती रही है। तो अगर मैं करंट ईयर की मैं बात करूं, करंट ईयर की मैं बात करूं, तो करंट ईयर में अगर देखो तो कब आई वापसी ये इंडिया के अंदर? 29 जैन को। तो 29 जैन को, तो जैन में कितने दिन रही? 29, 30, 31, 30 दिन जैन में। फिर फेब में कितने दिन रही है? अगर 28 दिन। और मार्च में कितने दिन रही? 31 दिन। तो ये 60 दिन तो पूरे कर दिए इसने। 100 दिन बोला, लेकिन 100 दिन तो आगे निकल जाएगा, तो 60 दिन तो पूरे कर दिए। इसके बाद एवरी ईयर ये 100 दिन के लिए आती है। तो एडिशनल कंडीशन नंबर 2 आप देखो, जिसके अंदर 730 दिन तो कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि 100 दिन के लिए आ रही तो 700 दिन ही होंगे, तो ये तो फेल हो गई। तो यानी इसका स्टेटस क्या हो जाएगा हमारा? NOR। तो सारा इनकम NOR के हिसाब से निकालोगे। इनकम फ्रॉम सैलरी सर्विस इन यूएसए रिसीव देयर, तो ये नहीं टैक्सेबल होगा। ROR होता तो होता ये, अदरवाइज नहीं होगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इंडिया टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद इंटरेस्ट बैंक डिपॉजिट रिसीव, इंडियन बैंक में था, रिसीव, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। लॉस बिजनेस इन इंडिया कंट्रोल फ्रॉम यूएसए, तो ये भी टैक्सेबल, भैया इंडिया में ही बिजनेस है तो टैक्सेबल, यानी लॉस है तो माइनस हो जाएगा, लॉस है तो क्या हो जाएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस श्रीलंका कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि 2 पे लगता है तो NOR भी देता है उस पे। इंटरेस्ट बैंक डिपॉजिट इन यूएसए सब्सिक्वेंटली रेमिटेड, ये टैक्सेबल नहीं होगा, जिस पे क्रॉस लगा दिया नहीं होगा। टोटल करोगे, टोटल इनकम के बाद उस पे न्यू रिज्यूम के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी निकाल दोगे, जो कि 5, मेरे हिसाब से 7 लाख से कम ही बनेगा इसका इनकम, तो वो भी क्या हो जाएगा? टैक्स फ्री हो जाएगा इसका। पिछले में ROR होगा NOR। सर पिछले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये वाला तो हमारा ROR था,
और एक इसके अंदर इसने नहीं कंप्लीट किया, तो सीधा मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया, एनआर कर दिया। ठीक है, एनओआर तो नहीं होगा, एनओआर में बेसिक और एडिशनल कोई भी नहीं करना, इसने तो बेसिक ही नहीं करा तो एनआर हो गया था। क्लियर है? ठीक है, तो और देखें आपके सामने ये सवाल है, ये सारे सवाल आपको स्लाइड में मिल जाएंगे, जो आप होमवर्क में प्रैक्टिस में करिएगा, कैपिटल गेन वगैरह जो चीजें हैं, बड़े आराम से ये सवाल हो जाएंगे। ये सवाल भी आपके सामने जस्ट ये प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है, और मैं जानता हूं कि इतने क्वेश्चंस करने के बाद दिक्कत नहीं आ सकती आपको इसमें। ये भी देखिए तीनों के लिए निकालना है, तो ये अब रह गया आपका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस वाले पार्ट्स रह गए हैं। सिर्फ प्रैक्टिस 10-11 क्वेश्चंस है, जिसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आज की क्लास ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चंस जो थे इसके खत्म हो गए। और अभी तक आप देखोगे ना तो कोई भी एचयूएफ का या फिर आपका कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में नहीं पूछा गया। जब मैंने चैप्टर कराया तो मैंने बोला इसको करा दूंगा, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपका किसका, इंडिविजुअल का। तो जो एचयूएफ है और कंपनी है, इसका मैं रिकॉर्ड करके वीडियो डालूंगा। अगली क्लास में मैं न्यू चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करूंगा। वो कोई भी चैप्टर हो सकता है, सैलरी हो सकता है, पीजीबीबी, या फिर सैलरी कहता हूँ, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, कोई भी हम एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि हमें बहुत आराम से समझ में आ जाए। ठीक है सर, फिर आरओआर में तो 50,000 पूरा होगा, कहीं शायद पीछे मैंने 50,000 नहीं लिखा, वो गलती हो गई होगी, मैं एक बार देख लेता हूँ। सही बोल रहे हैं ये 50,000, हाँ बिल्कुल यहीं कहीं 50,000 पूरा नहीं लिखा था ना, कोई क्वेश्चन तो करा हमने। हाँ ये 25 कर दिया है, ये मिस्टेक है, इसको ठीक करिए, क्योंकि ये मैंने आधा किया था ना यहाँ पे, तो ये 50 होगा और ये कितने हो जाएंगे, 18,000 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 18 लाख। करेक्ट है? किसी का कोई दिक्कत, जो मैंने बताया आपको समझ में आ गया? किसी का कोई डाउट है तो बताइए। किसी स्टूडेंट का कोई डाउट? क्लियर? तो चलिए, नेक्स्ट क्लास मंडे है और मंडे हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जो बच्चे न्यू चैप्टर का वेट कर रहे थे करेंगे, और इसका बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए अगली क्लास के अंदर समझने के लिए। रेजिडेंशियल स्टेटस आपको आए अथवा ना आए, उससे उस चैप्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जरूर कर लीजिएगा। नए बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा, सर एक स्टार्टिंग में क्वेश्चन था अकॉर्डिंग टू ओल्ड रिजिम, ओल्ड रिजिम में कर देंगे, फिर आप ओल्ड रिजिम से क्या हो गया, ये रहा ओल्ड रिजिम, ओल्ड रिजिम, ओल्ड रिजिम, मैंने टैक्स लायबिलिटी निकाला ना। एक था तो ओल्ड रिजिम का, जहां पे बोला था ऑप्ट नहीं करना है। हाँ, इग्नोर द प्रीवियस ईयर ABC। तो आपको डिटरमाइन ग्रॉस टोटल इनकम, और क्या यहां पे आप देखो एक चीज देखना, क्या हमें यहां पे टैक्स लाइबिलिटी बोला, डिटरमाइन ग्रॉस टोटल इनकम बोला है। अब एक ओल्ड रिजिम करो ना करो उससे मतलब नहीं है, तो इसमें टैक्स लाइबिलिटी नहीं बोला, तो सिर्फ इस ओल्ड रिजिम का इंपैक्ट मैंने यहां पे लेके दिखा दिया आपको। न्यू रिजिम होता तो मैं 75,000 रुपए माइनस करता बस। ठीक है जयंतिका, चलिए गुड नाइट, टेक केयर, सबको अच्छे से रिवाइज करिएगा और इसके नोट्स आपको अच्छे से बनाना है, ठीक है ना। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।